नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के कुछ पन्ने सामने आए तो इतिहास की बुनियाद हिल गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मंशा सवालों के घेरे में आ गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मिले दस्तावेज ये राज खोलते हैं कि नेहरू सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाई। अजीब बात है, 70 बरस हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के हुक्मरानों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच क्या है। आखिर क्यों जिसे आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नायकों में से एक होना चाहिए था, वो आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया। इसे सियासत की विवशता कहें या कूटनीति का कुचक्र, 7 दशक बाद भी नेताजी की मौत बस एक रहस्य है। नेताजी की मौत कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई, ये सवाल जब भी उठते हैं इतिहास का कोई अध्याय बेपर्दा होने लगता है। जाने वो कौन सा सच है जो टुकड़ों टुकड़ों में देश के सामने आ रहा है, लेकिन मौजूदा राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। सन 45 में जब पंडित नेहरू ने ये छाती ठोक करके बोल दिया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में, 46 में कंफर्म किया, सरदार पटेल ने भी कंफर्म कर दिया 49 में। उसके बाद में आप उनके फैमिली के, उनके भतीजों पे जो अपने आप में देशभक्त थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, आप उनके ऊपर जासूसी करते हो अंग्रेजों की तरह से। आप इंटेलिजेंस मशीनरी का मिसयूज़ करते हैं, आप लोकल इंटेलिजेंस को लगाते हैं उनके पीछे, उनकी मूवमेंट को आप इंटरसेप्ट करते हैं, आप उनके लेटर्स को पढ़ते हैं खोल के, आप उसको फाइलों में लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बीवी को भी अपनी छोड़ते हैं आप लोग। तो ये पूरा जो ये किया था वो इसलिए किया गया था कि उनको मालूम था वो मरे नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2 फाइलों के जरिए जो सच सामने आया है वो आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने नेहरू सरकार को 20 साल तक नेताजी की जासूसी कराने को विवश किया, या वो कोई डर था जिसे नेहरू सरकार कभी सामने नहीं आने देना चाहती थी। देखिए, पूरे देश में आज इसकी चर्चा है कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दे दी, जिस पर देश के लोग गर्व करते हैं, उन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, और उनके परिवार पर नज़र, उनकी जासूसी किस तरह से होती थी, ये ख़बर से पूरे देश के अंदर आज लोग दंग हैं। आज पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर में गम और गुस्सा है कि नेताजी के परिवार तक की जासूसी हुई। ये बहुत दुखद है। देश के लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से लेकर 1967 तक लगातार नेताजी के परिवार पर नजर रखी गई। नेताजी के परिवार से जुड़े लोग क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, यहां तक कि उनके खत भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की निगाह में रहते थे। इन 20 सालों में से 16 सालों तक पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। आईबी सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करती थी। रिपोर्ट्स में नेहरू के उस खत का भी जिक्र है जो उन्होंने 1957 में विदेश सचिव को लिखा था, और खत में नजर आती नेहरू की चिंता इस शक को और पुख्ता करती है कि कुछ तो था जिसकी पर्देदारी थी। मेरे जापान छोड़ने से पहले मुझे पता चला कि शरद चंद्र बोस के बेटे श्री अमी बोस टोक्यो पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे भारत में ही बताया था कि वो टोक्यो जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप टोक्यो में हमारे राजदूत से पूछें कि उन्होंने वहां क्या किया। क्या वो हमारे दूतावास पर भी गए थे? क्या वो रेंकोजी मंदिर भी गए थे? इन फाइलों में ऐसे ये लिखा है कि ये सारे जो बोस फैमिली के चिट्ठी थे 20 साल से 1948 से लेके 1968 तक, जो भी वो खत लिखते थे जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हो या लोगों के नाम हो, जिससे सरकार को ये अलर्ट हो जाए या सरकार को कोई पॉलिटिकल थ्रेट मिले, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस पे फाइलों में स्टोर किए गए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये फाइलें न जाने कब से गोपनीयता के अंधेरे में दफन थी, लेकिन किसी वजह से वो फाइलें नेशनल आर्काइव्स पहुंच गईं और एक राज खुल गया। इन फाइलों में लिखी रिपोर्ट के मुताबिक
आईबी की जासूस छुपकर देश विदेश में उनके घर के सदस्यों का पीछा करते थे। वो उन सब बातों की जानकारी रखते थे कि घर के लोग किनसे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। निगरानी वैसी ही थी जैसे कि आज के समय में किसी आतंकवादी के घर वालों की हो सकती है। Also to find out why surveillance is being done. We would also like to know, today we are demanding declassification of Subhash Bose's files. Are we also under surveillance? We would like to know whether members of the present generation of Bose family members, whether we are under surveillance. Well, I don't think we have done anything wrong in life that we should be under surveillance in free India. नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी। दुर्भाग्य है कि वो अपने ही देश में एक सवाल बन गए हैं, एक ऐसा रहस्यमयी सवाल जिसका जवाब न जाने कितने ही आयोगों की जांच रिपोर्ट्स के नीचे दबा है, न जाने कितनी ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइलों में छुपा है, लेकिन इतना साफ नजर आता है कि कभी विदेश नीति तो कभी कूटनीति का हवाला देकर हिंदुस्तान की सियासत सच सामने नहीं आने देना चाहती। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 1956 में शहनवाज कमेटी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी। फिर भी उनके परिवार की जासूसी क्यों होती रही, यह सवाल बड़ा है। आखिर क्यों जासूसी का जो काम अंग्रेजों ने शुरू किया था उसे नेहरू सरकार ने आजादी के बाद भी जारी रखा? सवाल कई है, जवाब किसी सवाल का नहीं। एक वुडबर्न पार्क, कोलकाता, 38/2 एलिग्न रोड, कोलकाता। नेताजी की बची धरोहरों को समेटे ये वो मकान है जो 20 बरसों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूसों की निगरानी में रहे। बोस परिवार के सदस्यों की हर बात सीधे नेहरू तक पहुंचाई जाती थी। नेताजी की परिवार की मानिए तो ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पूरी कहानी का सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरा किस्सा उन नेताजी फाइल्स में है जिन्हें पिछले 50 साल से टॉप सीक्रेट बताई जा रही है। अजीब सी बात है कि 1956 में नेहरू सरकार के दौरान जब शहनवाज कमेटी ने नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में होने पर मुहर लगा दी थी, तो फिर नेहरू सरकार को किस बात का डर था जो बोस परिवार की जासूसी कराती रही? क्या नेहरू को राजनीतिक विकल्प तैयार हो जाने की चिंता सताती थी? नेताजी की बेटी अनीता बोस को यह सब जानकर दुख होता है। ये सवाल उन्हें आज भी परेशान करता है कि आजादी के नायक के परिवार की जासूसी का मकसद क्या था। मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ ये जानकर कि मेरे परिवार पर निगरानी रखी जा रही थी। मेरे चाचा शरद चंद्र बोस आजादी के बाद राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे और उनके विचार कांग्रेस से मेल नहीं खाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु 1950 में हो गई थी। ये चौंकाने वाली बात है कि मेरे भाई अमीयनाथ बोस और शिशिर बोस पर भी नजर रखी जा रही थी। आईबी रिपोर्ट्स अनीता बोस की चिंता की पुष्टि करती है। रिपोर्ट्स में 1968 में दर्ज एक नोट का जिक्र है जिसमें नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के बेटे अमीयनाथ बोस को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अमीय बोस आजाद हिंद दल को फिर से स्थापित करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा पता चला है कि वो केंद्र और राज्य में महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आजादी मिलने के बाद खुद उनके परिजनों पर ही जासूसी की जाएगी और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री होंगे। सच्चाई तो यह है कि परिवार पूरी तरह सत्ते में है और ये समझ नहीं पा रहा है कि अब इस मामले में कार्रवाई कैसे हो। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस परिवार ने खुद कांग्रेस के लिए पूरी तरह से लॉयल्टी बरती, अब उन्हें गद्दार कहकर जासूस का तमगा क्यों दिया गया। नेताजी का परिवार बार बार नेताजी की मौत की जांच कराने की मांग उठाता रहा। सरकारों ने जांच कराई भी, लेकिन हर जांच कई सवाल भी अपने पीछे छोड़ गई। और अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के जरिए जो सच सामने आया है वो हैरान करता है। आज तक ब्यूरो। न तो नेताजी के देश प्रेम पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, न ही नेहरू जी की निष्ठा पर, लेकिन इतिहास कई तरह से यह बताता है कि कांग्रेस में कद की लड़ाई और नीतियों को लेकर नेहरू और बोस के बीच एक मतभेद रहता था और इसी मतभेद के चलते बोस को कांग्रेस छोड़नी भी पड़ी थी। अब जब आईबी की रिपोर्ट्स के कुछ दस्तावेज सामने आए हैं तो इतिहास भी एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ है। We want to expel British power from India.
He has to fight the enemy with his own weapons. आजादी के संग्राम के दो नायक जैसे जैसे आजाद भारत के नजदीक पहुंचते गए, उनके रास्ते अलग होते चले गए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर पूरी तरह यकीन रखते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत ही आजादी पाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता किसी दूसरे नेता से कम नहीं थी। यही वजह थी कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और सुभाष चंद्र बोस हालात का फायदा उठाते हुए आजादी की लड़ाई अपने तरीके से तेज करना चाहते थे। पार्टी अध्यक्ष की कलह को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग राजनीतिक दल बना लिया, जो कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में अब जब जासूसी कराए जाने का मामला सामने आया है, तो ये आशंका भी बनती है कि शायद नेहरू नेताजी के राजनीतिक विकल्प बनने को लेकर चिंतित थे और यही वजह थी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दौरान से चल रही जासूसी को बंद नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू बहुत डरते थे, ये तो हम लोगों को पहले से मालूम था। और सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान की दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्पिरेसी भी किया है, वो हम लोगों को मालूम था। और जब सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट उन्होंने जो बनाया सिंगापुर में, और उनका जो पूरा जो कम्युनिकेशन है, उन सभी फाइल को डिक्लासिफाई करने की डिमांड हम लोग इसलिए रखा था ताकि कांग्रेस का जो पहली सरकार है, उस सरकार का उसके पीछे का जो मकसद है सामने आना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी उसका कोई कदम नहीं उठाया था। 1939 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ने के दौरान युद्ध के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को विशेष आमंत्रित के तौर पर कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ साफ साफ कहा कि अगर कांग्रेस नहीं करती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगी। लेकिन आजादी मिलने के बाद जिस तरह नेताजी रहस्यमयी तरह से गायब हुए और उनकी मौत आजाद भारत का सबसे बड़ा सवाल बन गई है, उस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा दस्तावेज एक बहस की गुंजाइश छेड़ते हैं। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू सरकार में नेताजी के परिवार की जासूसी आजादी के बाद भी होती रही। ये एक नया विवाद है, लेकिन इससे पहले भी कई सवाल सरकारों पर उठते रहे हैं। अगर नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई तो इसकी खबर 5 दिन बाद क्यों आई? शहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने ताइवान की सरकार से बात क्यों नहीं की? मुखर्जी कमीशन की बात तब की सरकार ने मानी क्यों नहीं? क्या इसलिए कि उनकी रिपोर्ट विमान हादसे की थ्योरी को झुठलाती है? तो आखिर नेताजी की मौत का सच क्या है? नेताजी की मौत पर सरकारी नजरिए से इत्तेफाक रखने वालों की तादाद बेहद कम है। यही वजह है कि सरकार उनकी मौत के बाद एक के बाद एक जांच कमेटियां बनाती चली गई। हिंदुस्तान आजाद होने के 9 साल बाद 1956 में भारत सरकार ने नेताजी की मौत की जांच के लिए शाहनवाज कमेटी का गठन किया। 1970 में खोसला कमीशन को भी जांच का काम दिया गया, लेकिन ये दोनों जांच सवालों के घेरे में फंस गई, क्योंकि दोनों आयोग के अधिकारियों ने ताइवान सरकार से कोई बात ही नहीं की। नेताजी की मौत महज एक रहस्य बनकर रह गई। उन्नीस 1999 में मुखर्जी कमीशन ने एक बार फिर जांच शुरू की तो तहलका मच गया। 2005 में ताइवान सरकार ने कहा कि 1945 में उनकी धरती पर कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। मुखर्जी आयोग ने यह बात अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दी, लेकिन भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट खारिज कर दी। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के बाद के सरकारों ने सच्चाई को और जनता को कन्विंस करने वाली सच्चाई को जनता के सामने लाने में विफल हुए हैं। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो कथित विमान दुर्घटना थी उसमें नहीं हुई है। नेताजी के परिवार के लोग और उनकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग भी ये कतई मानने को राजी नहीं है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी। इस सरकार के ओर से जब रेणुकू जी टेम्पल से
चिताभस्म ले आने का बात हुआ था, हम लोग इसका विरोध किए थे। हम लोग इसका विरोध किए थे, सारे देश में इसके ऊपर हम लोग विरोध मनाए थे। आखिर क्यों छुपाया गया नेताजी की मौत का सच? नेताजी की मौत का सच सामने न आने से किसको हो सकता था फायदा? आखिर क्यों हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को नहीं मालूम नेताजी की मौत का रहस्य? आखिर कौन सा राज छुपा है नेताजी की मौत के राज में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की पहेली जितनी बार भी सुलझाने की कोशिश की गई, उतनी ही वो उलझती जा रही है। एक के लिए जो सच है, दूसरे के लिए वो सच से परे है। नेताजी की मौत की जांच के लिए जो कमेटियां बनी और उनके रिपोर्ट्स जब सामने आए तो मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती चली गई। नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 1999 में मुखर्जी कमीशन का गठन किया गया था। जस्टिस M.K. मुखर्जी की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि विमान हादसे में नहीं गई थी नेताजी की जान। लेकिन इससे पहले शहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने वही थ्योरी दोहराई थी जो सरकार मानती चली आ रही थी, यानी विमान हादसे में ही हुई थी उनकी मौत। आखिर देश को कौन बताएगा कि सच क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ ये नारा बुलंद कर देश भर में इंकलाब तुला दिया। इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन जब देश के आजाद होने की बारी आई तो वो लापता होकर एक रहस्य बन गए। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं, ये उतना ही गहराता गया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक तरफ माना कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। तो दूसरी तरफ नेताजी की मौत का सच जानने के लिए शाहनवाज कमेटी भी बनाई। 1955 में बनी शाहनवाज कमेटी ने अपनी जांच के बाद एक विमान दुर्घटना में हुई नेताजी की मौत को सही ठहराया। लेकिन इस कमेटी के ही दूसरे सदस्य और नेताजी के छोटे भाई सुरेश चंद्र बोस इसे मानने से इनकार करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी 16 अगस्त 1945 को अपने कुछ साथियों के साथ जापान के एक बम वर्षक विमान में बैठकर सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक में रात गुजारने के बाद वो 17 अगस्त 1945 को वियतनाम के शहर साइगोन पहुंचे। साइगोन से आगे जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से नेताजी से अपने सभी सहयोगियों को साथ न ले जाने के लिए कहा। लिहाजा नेताजी अपने सबसे करीबी कर्नल हबीबुर रहमान के साथ मंचूरिया की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें वियतनाम के शहर तुरेन में रुकना पड़ा। तुरेन में रात गुजारकर अगले दिन वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के शहर ताइहोकू पहुंचे। शाहनवाज रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी के विमान ने ताइहोकू से मंचूरिया के लिए अपनी उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरते ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दुर्घटना में नेताजी बुरी तरह जल गए और पास के मिलिट्री अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी का मकसद मंचूरिया के रास्ते रूस में दाखिल होकर भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करना था। नेताजी की मौत से पर्दा कभी नहीं उठा, लेकिन मौत का रहस्य हमेशा चर्चा में रहा। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी ने जिंदगी के आखिरी दिन फैजाबाद में गुजारे थे। नेताजी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले फिल्मकार अमलन कुसुम घोष को मुखर्जी कमीशन के अध्यक्ष मनोज मुखर्जी ने यही बताया था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। डॉक्यूमेंट्री का दावा है कि नेताजी नेपाल के रास्ते साधु के वेश में यूपी पहुंचे थे और 1983 में वो राम भवन में रहने लगे थे। फैजाबाद के इसी राम भवन में गुमनामी बाबा ने 3 साल गुजारे। 3 साल यहां बिताने के बावजूद गुमनामी बाबा को आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि इस घर के मालिक के जहन में आज भी उनकी यादें ताजा हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि देखो भाई, भारत के भारतवासियों का एक मिशन था, यहाँ के नेताओं का एक मिशन था कि देश को आजाद कराना। देश आजाद हो गया। आज देश की पूरी बागडोर जनता के हाथ में है। वही आप प्रशासन कर रहे हैं, वही प्रशासन कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा देश चलाया जा रहा है। तो अब इसमें उस प्रकरण को उठाना नेताजी के बारे में मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। टालने की कोशिश किया। जो तीनों रिश्तवाज मिला है, जो तीनों रिश्तवाज
बॉक्स नंबर 5 के अंदर और एक छोटी सी बॉक्स में थे, इन्वेंटरी नंबर 1001 में, वो ओमेगा रिस्ट वॉच है, गोल्ड ओमेगा रिस्ट वॉच पहनते हुए नेताजी की तस्वीर बहुत मशहूर है। कोई भी आदमी सिर्फ रिस्ट वॉच देखेगा जो जिसको थोड़ी सी जानकारी है नेताजी के बारे में, वो फट से पहचान लेगा कि रिस्ट वॉच उनको ही है। फैजाबाद के राम भवन में आने से पहले गुमनामी बाबा ने अयोध्या के नया घाट इलाके के इसी पुराने घर में भी 1974 में अपना वक्त गुजारा था। गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी के होने की खबर जब मुखर्जी कमीशन के कानों तक पहुंची तो कमीशन के लोग तहकीकात के लिए यहां आए। बहरहाल गुमनामी बाबा का रहस्य फैजाबाद ट्रेजरी में उनके सामान के साथ ही सीलबंद है। नेताजी की शख्सियत की वो बातें कि उनकी एक पुकार पर पूरा देश आजादी की खातिर खून बहाने को तैयार हो गया था। देखते रहिए आज तक।